हेलो एवरीवन, आई एम कावेरी अलॉन्ग विद एलन जूनियर विंग। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th के लिए। ये टॉपिक आज मैंने प्रिपेयर किया है। तो बच्चे, पहले हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स कर रहे थे। आज मैंने ये वीडियो जो है आपके लिए बनाई है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आइए चलिए पढ़ेंगे मेरे साथ। सो व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल क्या है? बहुत माइन्यूट जो है हमारा जो कहते हैं ना कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शंस। किस तरह के फंक्शन एक सेल परफॉर्म करता है आप बताएंगे, या आप मैं आपको बताऊंगी और आप मुझसे क्वेरीज पूछेंगे कि क्या आपको ये चीज़ समझ आई है या नहीं है। अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मैम कुछ इससे रिलेटेड पार्ट जो है आपको समझ नहीं आया, या जो आया है वो आपको कितना जो है क्लियर है। तो आप चलिए मेरे साथ जो है सेल के बारे में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके बारे में आप और हम कितना जानते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले जो सेल होता है, यहाँ पे लिखा है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ कौन? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जो ब्रीथ कर सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज सेल। तो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ life that is capable of performing several life functions and metabolic processes. So all living organisms are composed of cell. जितने भी living organisms हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से। ठीक है, तो आइए चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि किस तरह से एक सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहलाता है। वाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? फॉर एग्जाम्पल द फूड वी ईट, है ना, जो हम खाना खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है ना। सबको पता है वी हैव स्टमक, डिफरेंट ऑर्गन है। हाँ जी, इससे पहले एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ मैं कि ऑर्गेनिजम्स वर्ड आता है, वी आर ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब होता है इसका? ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिज्म मतलब जिनके पास ऑर्गन सिस्टम होगा। ऑर्गेनिज्म मतलब जिनके पास ऑर्गन सिस्टम होगा। वी टू हैव किडनी, हमारे पास किडनीज हैं, हमारे पास लंग्स हैं, हमारे पास हार्ट है। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन्स हैं। तो जिसके पास ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब आइए चलिए, हम जो फूड ईट करते हैं दैट गोज टू स्टमक, है ना, थ्रू ईसोफेगस। फूड पाइप के थ्रू हम खाना जो है फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में एंटर होता है। देन इट इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो मुझे आप ये बताएं कि जो फूड हम ईट कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है? जो फूड हम ईट कर रहे हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, देता है कि नहीं? अगर आप स्कूल जाते हैं, अगर आप घर का काम करते हैं, आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं? बिना फूड के तो आप नहीं कर सकते। तो जब आप फूड खाते हैं तो उससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। द फूड वी ईट विल प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ पे बनेगी? एनर्जी जो है कौन प्रोवाइड करेगा? कहाँ पे ये जो है बनेगी? कैसे हम देखेंगे। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें जो है फूड एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा? फूड इज एब्जॉर्ब। ठीक है, फूड वी ईट गेट एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये फूड कहाँ जाएगा? दैट विल गोज टू ब्लड स्ट्रीम, है ना, ब्लड में चला जाएगा ये फूड। लेकिन एनर्जी तो हमें अभी भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हमने जो फूड ईट किया है वो अभी तक एब्जॉर्ब हो रहा है या एसिमिलेट हो रहा है। एसिमिलेशन मीन्स अभी ब्लड में गया है। तो लास्ट इसकी डेस्टिनेशन क्या है? जैसे हमारी डेस्टिनेशन, हमने लाइफ में कुछ बनना है, हमारे कुछ ड्रीम है, कुछ एम है, इसी तरह से एक जो फूड हम ईट कर रहे हैं उसकी डेस्टिनेशन क्या है? उसकी डेस्टिनेशन है सेल। ठीक है, जो फूड हम खाते हैं उसने लास्टली कहाँ जाना है? सेल में जाना है। कैसे? अब जो फूड आपने ईट किया
वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एसिमुलेट होकर कहाँ चला गया, सेल के अंदर। कहाँ चला गया, सेल के अंदर। ठीक है, तो जो सेल में ये फूड गया, इसका क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे मान लो आपने लंग्स, आप लंग्स के थ्रू जो है क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन जो है लेते हैं, है ना, इनहेल करते हैं, व्हाट वी इनहेल, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन भी कहाँ पर चली जाएगी, सेल के अंदर। तो आपके पास फूड प्लस ऑक्सीजन हो गया। अब फूड में आप क्या खाते हैं, लाइकवाइज ग्लूकोज आप लेते हैं, जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज या ये फूड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जो फूड है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्या बना देगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये जो पार्ट मैंने आपको समझाया है, ये जस्ट मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एक सेल को क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो फूड हम ईट करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और वो माउथ में या फूड पाइप में या स्टमक में नहीं मिलती है, वो तब मिलती है जब हम उस फूड को ईट करते हैं, इनहेल करते, जब हम उसको स्वेलो करते हैं, उसके बाद वो स्टमक में जाता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड सेल। और सेल के अंदर जो ग्लूकोज आएगा और जो ऑक्सीजन आएगा, उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, जिसकी वजह से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी जो है वहां पर बनेगी। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो फूड है उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसीलिए जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब आप मुझे बताएं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनके पास सेल नहीं होगा तो क्या होगा, अगर उनके पास सेल नहीं होगा तो ग्लूकोज से उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप क्या डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या आप अपने स्कूल जा सकते हैं बिना खाना खाए, या फिर आप जो है और फंक्शंस जो आपके डेली रूटीन के परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब तक आप फूड ईट नहीं करेंगे और उससे एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक आप काम नहीं कर सकते। और ये एनर्जी जो है स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, और आपको जब भी एनर्जी चाहिए तो यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ ATP। ठीक है, तो इसीलिए फूड से जो एनर्जी मिलती है हमें, मैंने ये प्रोसेस बताया है कि फूड जो हमने खाया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड स्ट्रीम में एसिमुलेट होकर वो सेल में चला गया, और जो सेल है वहाँ पे फूड के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस फूड से हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मिली। एंड व्हाट अबाउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड की हमें नहीं है ज़रूरत, तो हम इसको लंग्स के थ्रू हम एक्सेल कर देंगे। ठीक है, तो और एनर्जी हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह से जो सेल है अगर वो नहीं होगा हमारे अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो हमारी फूड से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए जो चैप्टर का नाम है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए हम इसे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो आइए चलिए नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक कि जो हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि जो सेल थ्योरी है, जो सेल के बारे में हमने थ्योरी जो पोस्टुलेट की है साइंटिस्ट ने, वो किस बेसिस पे किया, और कौन कौन से आगे हम फर्दर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड माइक्रोस्कोप्स कौन कौन से हैं, सिंपल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, या जो अर्लियर साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरह से माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, और कैसे सेल थ्योरी हमें आज जो हम कहते हैं कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, तो वो पोस्टुलेट जो आया है, जो थ्योरी आई है, वो किस बेसिस पे आई है, कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने इनमें कंट्रीब्यूट किया है टू व्हाट्स द सेल थ्योरी। तो आइए चलिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक। देखिए जब भी सेल का नाम आएगा तो रॉबर्ट हुक के बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। इन 1665 रॉबर्ट हुक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर क्या स्लाइसेस देखिए he observed the slices of cork under simple magnifying device। सिंपल उसने इन्वेंट किया था, जो सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस था उसके अंदर जो कॉक है, ऑक ट्री के जो कॉक है उसकी स्लाइसेस उसने देखी थी। और क्या व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि
कॉक जो है इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री, जो ट्री का जो बार्क होता है, ठीक है, उसको हम कॉक कहते हैं। उस उनको वो डेड सेल्स होते हैं, उनको उन्होंने एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंडर ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने क्या देखा, व्हाट ही नोटिस्ड, जैसे हम हनी कोम होता है ना, हनी का जो घर, हनी बी का घर है, हनी कोम है, उस तरह का स्ट्रक्चर उनको यहाँ पे दिखाई दिया, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उनको दिखाई दिए हनी कोम की तरह। तो ही नोटिस्ड what the boxes or the compartment like structure honeycomb under a magnifying glass। तो उन्होंने उस जो बॉक्स को क्या डिफाइन किया, सेल, क्या डिफाइन किया उन्होंने, सेल। तो इन 1665 रॉबर्ट हुक ने एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर क्या देखा, डेड सेल्स ऑफ कॉक। कॉक क्या होता है, बार्क ऑफ ट्री, उसमें उन्होंने देखा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट तो उन्होंने एक बुक है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया एक बुक है, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं जो उन्होंने देखा था, ऑब्जर्व किया था कि कैसा उन्होंने जो है फील किया अबाउट जो उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है मैग्नीफाइंग डिवाइस में देखा था। उन्होंने लिखा, आई कुड exceedingly plainly perceive it to be all perforated and porous much like honeycomb, but that the क्या लिखा, दैट द पोर्स ऑफ इट वर, जो उनके पोर्स थे वर नॉट रेगुलर। जो उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, जो पोर्स थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा वो रेगुलर पोर्स नहीं थे, जो उन्होंने पोर्स देखे वो रेगुलर नहीं थे। और इन पोर्स को या जो सेल्स उन्होंने कहे, और सेल्स वर इंडीड वर ट्रूली द फर्स्ट माइक्रोस्कोपियल पोर्स। उनके अकॉर्डिंग जो ये जो पोर्स थे, जो छोटे छोटे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे, वो क्या थे, उनके अकॉर्डिंग दे वर सेल एंड परहैप्स दैट वर एवर सीन, फॉर आई हैड नॉट मेट विद एनी राइटर और पर्सन। जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम जिसे ऑब्जर्व किया, अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में लिखा उसके बारे में। देन लास्ट लाइन उन्होंने लिखी, दैट हैड मेड एनी मेंशन ऑफ देम बिफोर दिस, ठीक है, मतलब ये उनका कहना था कि ये फर्स्ट माइक्रोस्कोपियल जो स्ट्रक्चर थे, जो सेल थे, उन्होंने एवर सीन, किसी पहले, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखे थे, किसी पर्सन ने कभी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो ये बातें जो है रॉबर्ट हुक ने अपने जो शब्दों में माइक्रोग्राफिया बुक में जो है लिखी थी इन 1665। नाउ इन 1670 एंड 10 वॉन लेवनहुक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की माइक्रोस्कोप में, क्योंकि जो वो मैग्नीफाइंग डिवाइस था उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने। उसका जो मैग्नीफिकेशन था वो 270 टाइम्स उन्होंने मैग्नीफाइंग जो है मैग्नीफिकेशन जो है वो बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि और क्लैरिटी हुई, जो सेल है उसकी और क्लैरिटी हुई कि किस तरह से जो सेल है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। तो एंटन वॉन लेवनहुक ने उसी माइक्रोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप था, उसको इम्प्रूव करके क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बॉडी के कुछ सेल्स, हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, वो और ईस्ट सेल देखे, जिसकी वजह से न्यू डिस्कवरीज इन बायोलॉजी है। क्योंकि अगर हमारे पास 270 टाइम मैग्निफिकेशन नहीं होता तो इट इज इम्पॉसिबल टू सी सच काइंड ऑफ सेल, जैसे बॉडी सेल्स, आरबीसी या ईस्ट सेल्स या बैक्टीरिया को हम नहीं देख सकते थे। तो 270 टाइम मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप का ये फायदा हुआ, एंटन वॉन लेवनहुक ने एक नई डिस्कवरी मतलब किया इसमें, ताकि आगे जो साइंटिस्ट आए उनको बेनिफिट हो और जो सेल है उसके पार्ट्स को आगे और अच्छे से डिफाइन कर सकें हम, और अच्छे से जो है देख सके। उसके लिए उन्होंने ये बड़ी डिस्कवरी जो है बायोलॉजी में की। तो नेक्स्ट इज इन 1831, वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है सेल का भी एक ब्रेन होता है, ठीक है। तो उनको लगता था कि एक सेल को देखो, हमारे अंदर जो है ब्रेन है, द कंट्रोलिंग पावर, ठीक है। तो इसी तरह से रॉबर्ट ब्राउन का ये मानना था कि जो सेल है उसका भी कोई कंट्रोलिंग सिस्टम है जो इसको कंट्रोल करता है, जो इसको जो है
मैसेज डिलीवर करता है, जैसे हमारे ब्रेन है टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट, जैसे सेंसरी नर्व्स हमारी मैसेज लेकर जाती है, मोटर नर्व हमारी मैसेज ब्रेन तक लेकर आती है, इसी तरह से कुछ तो है सेल के अंदर जो मैसेज डिलीवर करता है। द ब्रेन ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जिसे न्यूक्लियस कहा गया, और जो न्यूक्लियस है वो ब्रेन ऑफ द सेल। लेटर ऑन हमें पता चला कि यस इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। whosoever, अगर जो भी आगे जिसने भी देखा है तो न्यूक्लियस को यही कहा है कि यही कंट्रोलिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इज पुरकिंजे ने कहा कि जो सेल है वो सिर्फ न्यूक्लियस का मिलकर नहीं बना, उसमें प्रोटोप्लाज्म भी है। प्रोटोप्लाज्म मतलब लिक्विड पार्ट ऑफ सेल जो न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट होके वेरियस फंक्शंस करता है। नेक्स्ट जो 1838 में जो श्वान एक साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, स्केल्डेन एंड श्वान जो थे, दोनों ने ये बताया था कि जो सेल है वो कहाँ और कहाँ मिल सकते हैं। यानी कि जो श्वान है वो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कंक्लूड किया कि जितने भी एनिमल्स हैं, क्योंकि वो जूलॉजिस्ट थे, वो एनिमल्स पे रिसर्च कर रहे थे, तो उनका ये मानना था कि एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। लेकिन 1838 में ही स्केल्डेन जो थे, उनके साथ ही वो भी एक जर्मन जो है बॉटनिस्ट थे, प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे, और उनका ये मानना था कि जो सेल है वो प्लांट के अंदर मिलते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं विर्को इन 1858 उनका क्या कहना था। उनका ये कहना था, उनका फेमस एक कोट है कि ऑमिनस सेलुला ई सेलुला, आई हैव नॉट मेंशन इट इन माय स्लाइड, बट उन्होंने बोला था ऑमिनस सेलुला ई सेलुला, मतलब जो सेल है वो कहाँ से मिलकर बनते हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे मिलकर बनते हैं। तो ये विर्को का कहना था, जिसकी वजह से सेल थ्योरी बनाने में हमारे को बहुत हेल्प मिली। कैसे? तो ये तीनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सेल थ्योरी दी, स्केल्डेन, श्वान एंड विर्को। इन्होंने किस तरह से जो है सेल थ्योरी को आगे बताया या किया, क्या उन्होंने बातें इसमें कही, कैसे हम सेल थ्योरी तक पहुंचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्केल्डेन है उन्होंने कंक्लूड किया दैट ऑल द प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल इन 1838। क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट थे, उनका ये मानना था कि सिर्फ प्लांट्स जो है वो प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। नाउ उसके बाद जो 1839 एंड 1858 का जो कंट्रीब्यूशन था, जैसे 1839 में श्वान ने कहा कि एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। नाउ 1858 में विर्को का कहना था कि ऑमिनस सेलुला ई सेलुला की जो सेल्स हैं दैट कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो है दे आर द को फाउंडर्स ऑफ द सेल थ्योरी। ये जितने भी हैं ये को फाउंडर्स हैं। तो हमने पढ़ा पहले 1665 रॉबर्ट हुक, फिर हमने 1670 एंटन वॉन लेवेनहुक, फिर हमने पढ़ा परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म, 1831 में हमने पढ़ा रॉबर्ट ब्राउन, नाउ 1838 में स्केल्डेन श्वान ने दिया, 1858 में जो है विर्को ने बोला कि ऑमिनस सेलुला ई सेलुला। तो ये जितने साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी वो हमें उन सब ने ये हेल्प की सेल थ्योरी बनाने में, पोस्टुलेट करने में कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म सच में सेल से मिलकर बने हैं। तो यस, तो उनके बेसिस पे अब हमारे पास सेल थ्योरी है। आज की डेट में हमारे पास जो सेल थ्योरी है वो उनकी हेल्प, उनकी ही जो इन्वेंशन से, उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम सबको पता है कि वी आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फूड हम खाते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते until and unless we have cells in our body. So we are multicellular और हमारे पास बहुत सारे cells हैं to perform various functions of our body. तो cell is the fundamental unit of life. All living beings are made up of cell. यहाँ पे बड़ी अच्छी बात सेल थ्योरी में उन्होंने कही कि जितने लिविंग हैं तो नॉन लिविंग से कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेल के बेसिस पे। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दैट आर मेड अप ऑफ सेल, इट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ
मतलब कि हमारी जितनी बॉडी है दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स, अगर सेल्स नहीं है तो हम फूड के से एनर्जी हमें नहीं मिलेगी और हम लिविंग बींग्स जो हैं सर्वाइव नहीं कर सकते. It is known as the fundamental unit of life because it regulates each and every function of our body of living organism and hence cell को हम जो लैटिन वर्ड है सेल का कहाँ से आया, अ लिटिल रूम, छोटा सा कमरा जिसमें जो है सारे ऑर्गेनालीज, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मिलकर जो है हमें हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं. तो आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि किस तरह से जितने भी साइंटिस्ट हमने पढ़े, रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन लेवेनहुक या फिर रॉबर्ट ब्राउन, जितने भी साइंटिस्ट, कैल्डेन, वॉन, वर्को, तो इन सब ने क्या कंट्रीब्यूट किया कि सेल जो थ्योरी हमारी बनाने में इन सब ने हेल्प किया. हमें आज पता है कि वी आर लिविंग जस्ट बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दोस्तों. आगे वीडियो हमारी दिन पे दिन अपलोड होती रहती है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. तो और वीडियोस के लिए, सेल से रिलेटेड वीडियो के लिए आपके साथ में बनी रहूँगी. थैंक यू बच्चों. जय हिंद.